अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आज फिर आपका कोई थोड़ा सा कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए आ गया हूँ। आज हमने पिछली दफ़ा जो विरासत का टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर लिया था कि विरासत हमने किस तरह चढ़ानी है, क्या क्या वारसों के क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन वारस कब कब कौन कौन वारस बनता है और इसके अलावा उनके हिस्से कैसे निकलते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था जो मोहम्मदन लॉ के तहत है। तो उस फ़िका हनफिया के मुताबिक तो वो सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है फ़िका जाफरिया में कि उसमें वो बेटी को सारा हिस्सा मिल जाता है, वो इक्वल राइट्स उसके हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके उसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। आज हमने देखना है कि जो हमारा जो मुआशरे का सबसे कमज़ोर पहलू है, यानी कि जो हमारे मुआशरे की ख़वातीन हैं, उनको हमारे कानून आइन में कौन कौन से राइट्स हासिल हैं और वो क्या कर सकती हैं, किस जगह पे किस फोरम पे जाके वो अपना जो है ना अपना केस अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती हैं और उसके बाद उनको क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, ये आज हमने डिस्कस करना। हो सकता है कोई थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी कि बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी सामने। तो इसको हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे आइन ने जो है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो आइन है, उसने जो है ना वो औरतों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए जो हकूक़ दिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ख़वातीन को मर्दों से कम है, बल्कि ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा राइट्स दिए हुए हैं और उनके लिए स्पेशल स्पेशल क्लॉजेज उसमें डाली गई हैं कि वो यानी कि उनके लिए अलग से कवानीन बनाए जाएँ और सारा कुछ किया जाए, उनकी बेहतरी बेटरमेंट के लिए किया जाए। पाकिस्तान की रियासत चूँकि एक फ़लाही रियासत है, इसलिए वो इसमें ये जो है ना उनकी फ़लाह बहबूद के लिए ज़्यादा काम किया गया। उसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 जो है ना वो तमाम शहरियों के लिए है, तमाम शहरियों के लिए कि इस्तेहसाल जो होता है ना पब्लिक का, जो अवाम का, जो बंदों का, औरतों का, यानी कि उनको ज़बरदस्ती किसी कोई इन्फोर्समेंट करना, कोई फोर्स करना किसी काम के लिए, या कोई ऐसा बंदा जो इंजीनियर है उसको मेडिकल का वो मेडिकल स्टोर पे बिठा देना, या कोई ऐसा जो कोई डॉक्टर है तो उसको अकाउंटेंट की सीट पे एडजस्ट कर देना, जैसा कि हमारे PCS वाले भी कार्य सारे कार्य ऐसे हो रहा है। हमारे मुल्क में करप्शन ज़्यादा मुल्क है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखता, लेकिन हमारा आइन जो है ना, आइन वो इस चीज़ से मना करता है। वो कहता है कि इससे साल किसी का नहीं होना चाहिए, ना मर्द का ना औरत का। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये है ना हमारी स्टेट है और रियासत है, ये कोशिश करेगी कि हर बंदे को उसकी कैपेसिटी, उसकी जो डिग्निटी और उसका जो जो उसकी आप कह लें कि उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो जो जितनी उसकी यानी कि मेंटल एबिलिटी है, उसके मुताबिक उसको काम दिया जाए ताकि वो माशरे के लिए मुफीद साबित हो। ये हमारा आर्टिकल 3 है, वो कहता है। और ये औरतों, ख़वातीन और मर्दों के बारे में, सबके बारे में कहता है। उसके बाद आर्टिकल 4 है उसमें क्लियर कट है कि हर शख्स की आज़ादी, ख्वाह वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनकी आज़ादी, उनकी ज़िंदगी, उनकी जायदाद के ख़िलाफ़ कोई किस्म का कोई कानून ऐसा, यानी कि जो गैर कानूनी काम कोई ऐसा नहीं किया जाएगा, ना कोई स्टेट ऐसा करने देगी, और ना किसी ऐसे शख्स को कोई ऐसा काम कहा जाएगा कि वो करे जो कानून इजाज़त नहीं देता, और ना कोई ऐसे काम से मना किया जाएगा जो कानून इजाज़त देता है। तो ये आर्टिकल वेरी क्लियर है, इसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। इसके अलावा आगे सेक्शन 25 है, आर्टिकल आर्टिकल 25 है, जो जिसका सेकंड सेक्शन बी, यानी कि बी उसका आर्टिकल का बी सेक्शन है आर्टिकल 25 का, जो कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि जेंडर बेसिस पे और औरत और मर्दों के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किसी को किसी के ऊपर वो एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और याज वाली ये बात आती है कि सबको बराबरी का जो ना वो राइट्स दिए गए हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर है। ये हमारा आइन कहता है, इसमें कोई किसी का यानी कि अपनी ज़ाती तरफ से कोई इसमें किसी का रोल नहीं है। और लेकिन अब बराबर का मतलब है कि अब इसमें एक सेक्शन का और इजाफा किया गया है, जिसमें ये तहरीर किया गया बाकायदा आर्टिकल उसमें आइन में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में
कि इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत को औरतों और बच्चों के फलाह बहबूद के लिए अलहदा से कानून बनाने से मना कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है। रियासत सॉरी रियासत बच्चों यानी कि नाबालगान और औरतों के लिए अलहदा से कानून वाज़ा करेगी, उनकी फलाह बहबूद के लिए वो करती रहेगी। इसके अलावा 25 सेक्शन 25 आर्टिकल 25A है जो कहता है कि औरतों और बच्चों की और इवन के मर्दों की यानी कि 5 से 16 साल की उम्र तक तलीम जो है ना वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी, वो स्टेट उनको फ्री देगी। इसमें भी औरतों को बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। इसका आर्टिकल 26 है जिसमें पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली प्लेसेस हैं जहाँ पे औरतें और मर्दों को बराबर हकूक़ दिए गए हैं। ये नहीं हो सकता किसी सिनेमा में अगर कोई मर्द फिल्में देख रहे हैं तो औरतों के लिए कोई जगह ना हो, अगर औरतें देख रही हैं तो मर्दों के लिए जगह ना हो, यानी कि बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। आर्टिकल 27 है जिसमें पब्लिक सर्विस में मुलाजमतें जो मिलती हैं उनके लिए औरतें मर्दों के बराबर हैं और किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अलबत्ता जगह और यानी कि डिसेबिलिटी या इस किस्म की कोई और चीज़ें उनकी बुनियाद पर कोटा मुकर्रर किया जा सकता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जो जनरल अपॉइंटमेंट होगी वो सबके लिए सेम होगी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना कोई उसमें उनके दरमियान कोई फ़र्क होगा। उसके बाद आर्टिकल 32 जो है ना वो ऐड किया गया उसमें बाद में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू, और उसमें वो लोकल गवर्नमेंट में जो है ना वो औरतों को नुमाइंदगी दी गई है। लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें औरतों को नुमाइंदगी दी गई है। जबकि आर्टिकल 34 जो है वो रियासत जो है ना वो कौमी इदारा जो कौमी मसाइल वगैरह हैं या नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, सैनेट और ये दूसरी चीज़ें हैं जो उन सब में औरतों को जो है ना वो प्रॉपर नुमाइंदगी देगी और औरतों को उस दायरे में शामिल करेगी। ये आर्टिकल वाज़ेह है और ये क्लियर है। इसमें आर्टिकल 35 है जो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लगाता है कि वो प्रोटेक्ट करेगी मैरिज को, फैमिली को, मदर को और चाइल्ड को, यानी कि स्पेसिफिकली मदर चाइल्ड ये इसमें शामिल कर दिया गया कि उनको जो है ना प्रोटेक्ट करेगी। इसके इन्हीं आर्टिकल्स के इन्हीं आर्टिकल्स के बाद जो है ना वो कवानीन बने, लॉज बने, मुख्तलिफ किस्म के लॉज बने जो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 37E है, आर्टिकल 37E जिसमें औरतों की मुलाजमतों के बारे में वाज़ा कर दिया गया कि किसी ऐसे इदारे में मुलाजम नहीं रखा जाएगा जहाँ पे उनकी डिग्निटी को ख़तरा हो, उनकी जो है ना वो हैरेसमेंट हो या उनकी लाइफ को कोई थ्रेटनिंग हो, तो ऐसी जगहों पे उनको जो है ना वो उनके माहौल के मुताबिक ना रखती हो तो उनको नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे उनको वो जो प्रेगनेंसी दौरान प्रेगनेंसी को छुट्टियाँ वगैरह या डिलीवरी के वक्त कुछ छुट्टियाँ वगैरह उसके बारे में भी ये वाज़ेह है, ये क्लियर है। इसी तरह आर्टिकल 51 है जहाँ जिसमें कौमी असम्बली में उनका जो है ना वो सीटें मुख्तस की गई हैं। इस तरह आर्टिकल 106 है जिसमें सूबाई असम्बलियों में मुख्तस की गई हैं। तो इस लिहाज से औरतों को जो हकूक़ दिए गए हैं ना वो किसी सूरत भी मर्दों से कम नहीं है, बल्कि मैंने इस पर जितनी रिसर्च किया मुझे ऐसे फील हुआ है कि ये मर्दों से ज़्यादा हैं, मर्दों से ज़्यादा है। मर्दों का इस्तेमाल हो तो उसके लिए कोई ला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई उसके लिए सिर्फ पुलिस है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि औरतों के लिए जो है ना वो ये सारे आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो उनको इतने राइट्स देता है और इतनी प्रोटेक्शन देता है कि वो अपने माशरे में, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, रियासत में जो है ना फ्री चल सकती हैं, फिर सकती हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनकी लाइफ सिक्योरिटी, उनकी इज़्ज़त व नमूज़ की सिक्योरिटी ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत इसको प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदार है। अगर वो नहीं करती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेशन करती है। अब यह है कि जो हमारे मुल्क में जो जुल्म सितम हो रहे हैं औरतों के साथ उसका सबको पता है, उसको मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह है कि वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होती है, यहाँ पे जहाँ पे बच्चियाँ औरतें जॉब करती हैं वहाँ पे उनके साथ जो हैरेसमेंट होती है। इसके अलावा जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं कि घरों के अंदर जो मार कुटाई होती है, बीवी के साथ जो रवैया होता है हमारे मर्दों का, वो जो डोमिनेंट मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्योंकि हम शुरू से ये लेके आ रहे हैं हमारे अबौइदाद से, तो इसलिए वो अभी तक हमारे अंदरों से, हमारे दिमागों से वो चीज़ निकली नहीं है। हमने इसको एडमिट किया ही नहीं है कि ये बराबर के हकूक़ हैं इनके, लेकिन औरतों के हकूक़ बराबरी के हैं। नेक्स्ट में जो है ना वो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने भी जो है ना वो कुरान मजीद में जिस जगह पे भी वो इस्लामी शायर या इस्लामी जो अमाल हैं या उनकी जज़ा सज़ा का जो बताया है वहाँ पे औरतों को मर्दों के बराबर रखा है।
हाँ, कुछ दुनियावी मामला ऐसे होंगे जिसमें जैसे विरासत है उसमें औरत का अदा किया गया, लेकिन अदरवाइज़ बाकी जो इस्लामी मामलात हैं, जो यानी कि नमाजें, उनकी जज़ा सज़ा जितनी मर्द को मिलेगी उतनी औरत को मिलेगी, वो इस तरीके से ही है। बहरहाल वो मुफ्तियों का काम है और उलमाए दीन का काम है। मैं आपको कानूनी निकात इसके बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो वायलेंस होती है औरतों के साथ, उसका रिलीफ औरतें कहाँ से ले सकती हैं, ख़वातीन हमारी जो है ना वो रिलीफ कहाँ से ले सकती हैं। उसके लिए क्योंकि जो भी हमारी ख़वातीन को इल्म नहीं है कि हमने क्या करना है। हालांकि इसमें कोई इतने इदारे हैं पाकिस्तान में कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपने हक़ के लिए लड़ नहीं सकती, या आप बाहर नहीं निकल सकती, या आप किसी कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकती। अक्सर ख़वातीन बेचारी वकीलों के हाथों से, मेरे जैसे वकील जो जिनको कुछ आता ही नहीं है, उनके हाथों से जो है ना वो शिकार, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं। वो उनको केसों में लटकाए रखते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल। तो इसमें हम देखेंगे कि वो सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके साथ उसका हस्बैंड लड़ता है, या उसके भाई उसको विरासत नहीं देते, या उसका बाप उसको विरासत से फ़ारग करके तो बेटों के नाम, अपने बेटों के नाम जो है ना हिबा शिबा कर देता है, या कोई इस तरीके से कोई ऐसी वायलेंस होती है कि जो शरीयत इजाज़त नहीं देती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं अपनी बेटियों बहनों को ये मशवरा दूंगा, सबसे पहले जो है ना गवर्नमेंट ने 2014 में, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2014 में एक इदारा कायम किया था, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, PCSW। PCSW आप इसको गूगल पे सर्च कर सकती हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, इसके सारे रोल्स, इसकी रेगुलेशंस। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि इसका नाम आप याद रख लें, बल्कि नोट कर लें अपने पास, PCSW, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इसका हेड ऑफिस जो है ना वो लाहौर में है, शादमान में। और इसकी एक हेल्पलाइन उन्होंने जारी की हुई है। हेल्पलाइन टोल फ्री हेल्पलाइन है, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1043 1043, यानी कि 1043 पे आप कॉल करें तो ये हेल्पलाइन है उनकी। ये इदारा काम क्या करता है, इस इदारे की सर्विसेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक तो मुख्तलिफ शहरों में हॉस्टल्स जो है ना वो बनाए हुए हैं औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे वर्किंग वूमेंस के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वूमेन अगर उनके पास जाती है तो उसको भी जो है ना वो एडजस्ट करते हैं। जैसे कि दारुल अमान भी मौजूद है, वहाँ पे भी एडजस्टमेंट होती है। तो लेकिन इनको आप हेल्पलाइन पे कॉल करके इनको अपना मसला बता सकती हैं, अपना मसला जो है ना वो बयान कर सकती हैं। इनके पास जो कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं ना, वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट वो तो आम है, नॉर्मल है कि आप करेंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर आपकी जॉब पे हो रही है वो भी आप करेंगी। लेकिन जो मेन कंप्लेंट है ना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड इनहेरिटेंस मैटर्स, यानी कि आपके विरासत के जो मामला हैं ना वो आप इनके पास शिकायत कर सकती हैं। और ये एक ऐसा पावरफुल इदारा है जो उसी वक्त आपका जो है ना वो स्टेप लेगा और ख़ुद से अपना यानी कि सारा कुछ करेगा। कोर्ट को अगर एंगेज करना है करेगा, अगर वकील करना है करेगा। ये फुली सब्सिडाइज्ड है, यानी कि गवर्नमेंट के पैसों से ये चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से ये इदारा चल रहा है। इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इतने मुलाजम हैं इनके। तो आप इनको कंप्लेंट करें और इनसे बेनिफिट लें। इस तरह इन्होंने स्किल डेवलपमेंट की भी बड़े वो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं कि आपने अगर कोई काम सीखना है तो आप इनके साथ रब्ता कर सकती हैं। आप इनका फिर एक दफ़ा नोट कर लें, ये शादमान लाहौर 88 शादमान लाहौर इनका हेड ऑफिस है। इनकी टोल फ्री हेल्पलाइन 1043 है। इसके बाद एक इदारा है सूबाई मुअत्तसिब बराए ख़वातीन, वो भी लाहौर में है। तो उसका नंबर भी आप नोट कर लें, उनको भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं 04299268281 04299268281। लेकिन उसके बाद जो इदारा आ रहा है ना वो बड़ा पावरफुल है, वो है कौमी मुअत्तसिब वफाकी यानी कि फेडरल जो मुअत्तसिब है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। वो औरतों को जो हैरस किया जाता है ना उसके बारे में, उसमें सारे केसेस आते हैं। उसमें आप ये इतना पावरफुल है जो लॉ इसके लिए बना हुआ है ना, ये अगर सिविल कोर्ट में कोई केस आपका चल रहा है ना तो आप इसमें कंप्लेंट कर देती हैं ना, तो ये अगर ये वफाकी मुअत्तसिब सब समझते हैं कि आपकी कंप्लेंट तो सादी सी है, सीधी सादी है, आपको इनहेरिटेंस से फ़र्क किया गया है, तो ये सिविल कोर्ट को रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं कि आप इसका केस बंद कर दें, मैं इसको जो है ना वो डिसाइड करने लगूँ। यानी इतना पावरफुल इसको इतने जो है ना पावर्स दी गई हैं। तो ये इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन इनके ऑफिस लाहौर और शायद कराची में भी होंगे।
इस्लामाबाद का मैं आपको नंबर दे देता हूँ इनका 051 926 4444 051 926 4444 या इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी होती है। अगर आपके पास मोबाइल है, एक सिंपल एक मोबाइल है, तो आप मोबाइल से वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा डीसी डिप्टी कमिश्नर को लिखना है और उसने सारी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, तो इन्होंने डिसाइड कर देना है। ये 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने आपकी विरासत का मसला भी हल कर देना, आपका सारे मसाइल हल कर देना। इसके अलावा आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने थाने में जो है ना वो एक अलहदा से वुमेन हेल्प डेस्क भी कायम किया हुआ है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूटेबल है। वहाँ पे थाने में जितनी जो है ना वो इस्तेसाल होता है, जितनी वो उनको मैनिपुलेट करते हैं अपनी अथॉरिटीज़ को, और वो औरतों को जितना जिस कदर वो तंग करते हैं वो सारे मुल्क को पता है, सारी आवाम को पता है। इसलिए वो थाने का मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने हेल्प डेस्क बहरहाल बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो पुलिस के पास भी अगर औरतों को प्रॉपर जो है ना वो ट्रीटमेंट मिले, इंसाफ मिले। तो इसके अलावा सिविल कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट में आप कोई विरासत का केस फाइल करना है वो कर सकती हैं, या कोई और। इसके अलावा तो जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत बनी हुई है, वहाँ पे आप सारे केसेस जो फाइल कर सकते हैं। इवन कि फैमिली कोर्ट को भी इख्तियार दिया गया है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो फैमिली जज जो है वो भी उसको अगर एविडेंस में पता चलता है और वो समझता है कि वाकई इसके साथ ज्यादती हुई है, इसको मार कुटाई हुई है, तो वो उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज करने के आर्डर दे सकता है बंदे के खिलाफ। इसके अलावा गार्डियन का केस भी उधर चलेगा, कोई बच्चे की कस्टडी है वो भी उधर चलेगा। ये सारे केसेस जो है ना फैमिली कोर्ट का खैर सारे ये बहन भाइयों को सालों को सबको पता है, बहनों को और बुजुर्गों को सबको और ख़वातीन को पता है। तो इसलिए उसमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें वहाँ पे खुला वगैरह आपने अप्लाई करना है तो वो कर सकती हैं। तो लेकिन खुला के बारे में, खुला और तलाक के बारे में सेपरेट से एक लेक्चर भी इंशाल्लाह होगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये जितने भी आपके जो मसले मसाइल हैं ना उनको आप एक अपने फ़ोन पे बैठ के सॉल्व कर सकती हैं। और इस चीज़ का इल्म मेरे ख्याल में सब बहनों को होना चाहिए, सब बच्चियों को होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारा दौर आ रहा है वो बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है। और यहाँ पे तो इतनी महंगाई इन्होंने इस मुल्क में कर दी है कि अब एक बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब हर बच्चे को और बेटी को, भाई को, बेटे को, सबको कमाई करना पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, मुलाजमतें करना पड़ती हैं। तो उनको अपने राइट्स का इल्म होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि हम किस जगह से इंसाफ ले सकते हैं और किस जगह पे हम अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो।